वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण विषय। और पर्यावरण विषय का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला या पारिस्थितिक। तो इसको आज हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे हम। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, ऊर्जा का 10% का नियम क्या है, किसने दिया है, ये किस तरह से काम करता है, ये जानेंगे। आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, सारी चीज़ों को बहुत इजीली समझेंगे आज के वीडियो में। और इन सब चीज़ों को पारिस्थितिकी पिरामिड, आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा का 10% का नियम क्या है, इन सब चीज़ों को आज एक ही वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को मतलब सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक को शॉर्ट में और बहुत कम से और व्यवस्थित तरीके से आज के वीडियो में रखा गया है। मतलब शॉर्ट में है लेकिन कुछ भी इसमें छूटा नहीं है, सब कुछ है इसमें। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो डिटेल से बना दूंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एक ही वीडियो इसके लिए काफ़ी है कि क्वेश्चन जो जो बनते हैं इन टॉपिक से, वो मैंने सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर की हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे जीव। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो ही प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। परपोषी को भी 4 वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि स्वपोषी होते हैं केवल एक ही होते हैं ये, क्योंकि इसमें केवल पौधे ही आते हैं। स्वपोषी में केवल पौधे आते हैं, इसलिए इसको एक ही वर्ग है, इसको कोई वर्गों में नहीं बांटा गया। और परपोषी को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, वो सारी चीज़ें परपोषी के अंदर आती हैं। तो परपोषी को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सहजीविता, दूसरा है सहभोगिता, परजीविता और मृतोपजीविता। तो इन सबको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वपोषी क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे स्वपोषी क्या है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकता हो, जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी में केवल पेड़ पौधे ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परपोषी, जो दूसरी चीज़ों जैसे किसी अन्य जीव, पेड़ पौधे, अनाज, फल आदि पर आश्रित होते हैं, वो परपोषी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर परपोषी में पेड़ पौधे नहीं हैं, पेड़ पौधों पर जो आश्रित है उनकी बात हो रही है, पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही है। परपोषी वो है जो किसी अन्य जीव या किसी पेड़ पौधे पर, जैसे स्वपोषी पर, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पौधे की जगह आप ये मान लीजिए स्वपोषी पर निर्भर हो, या पेड़ पौधों पर बात एक ही है, अनाज फल आदि पर आश्रित होते हैं, वो परपोषी होते हैं। परपोषी को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है सहजीविता, इसमें क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। सहजीविता में जो 2 जीवों के बीच का परस्पर संबंध है, उसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीविता में जैसे कवक और लाइकेन के बीच का संबंध, भैंस का बगुला या कौवे के साथ संबंध, तो इसमें दोनों को लाभ हो रहा है। कवक एक छोटा पौधा होता है और उसके ऊपर लाइकेन रहते हैं, तो उससे दोनों को लाभ है। मतलब ऐसा नहीं है किसी को फ़ायदा है या दूसरे को नुकसान है, तो ऐसा नहीं है, दोनों को लाभ हो रहा है उससे। जैसे भैंस है, उसके शरीर में जो जूं के जैसी होती है परजीवी, जो भैंस के शरीर में हो जाती है, तो उसको बगुला या कौवा जो है वो निकालता है और वो उसका आहार होता है। जो भैंस के शरीर में जो परजीवी होते हैं वो बगुला या कौवे का आहार हो जाता है, उसका पेट भर जाता है, तो उसको लाभ मिल गया। और भैंस को भी तो लाभ मिला कि उसकी शरीर की सफाई हो गई, उसको जो आराम मिला। तो यहाँ पर दोनों को लाभ मिला, इसलिए ये दोनों जो है सहजीविता में आएंगे। सहजीविता जो होता है उसमें दोनों ही जीवों को लाभ मिलता है। और सहभोगिता में क्या होता है, जिसमें एक को तो लाभ हो परंतु दूसरे को न लाभ हो और ना ही हानि हो, सहभोगिता में, ठीक है। जैसे किसी पेड़ पर दूसरा पौधा निकल आए आदि, तो यहाँ पर देखिए पेड़ पर दूसरा पौधा निकल आए, तो यहाँ पर स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ पर इसमें पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही, पेड़ पौधों को सहभोगिता में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है छोटे पौधे का, जो किसी बड़े पेड़ पर अगर निकल आए तो क्या होता है, वो छोटा पौधा उस बड़े पेड़ से जल जैसी चीज़ें जो है अवशोषित करता है, जल ले लेता है। उस छोटे पौधे को कितना चाहिए होता है तो वो उससे ले लेता है। और बड़े पेड़ जो होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई हानि भी नहीं होती और कोई लाभ भी नहीं होता, ठीक है।
मतलब जो बड़े पेड़ हैं उन पर छोटे छोटे जो पौधे अगर उग आए हैं कोई, तो उन छोटे पौधों को तो लाभ है, एक जीव को लाभ हो रहा है, मतलब उनको लाभ हो रहा है, वो जल ले रहे हैं बड़े पेड़ से। लेकिन बड़े जो पेड़ हैं उन पर उनको जो है कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है उन छोटे पौधों से, और ना ही कोई लाभ हो रहा है। तो ये होता है सहभोगिता। ठीक है, ये सहभोगिता होती है कि एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को ना लाभ हो और ना ही हानि हो। नेक्स्ट है परजीविता। परजीविता में क्या है, एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि होगी। परजीविता में एक जीव को लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि होगी, वो परजीविता होते हैं। जैसे मच्छर, चूह, खटमल, ये सारी चीज़ें परजीविता में आती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो मच्छर, जूं, खटमल जो परजीवी माने जाते हैं, मच्छर, जूं, खटमल इस तरह के, तो इनको तो लाभ होता है। ये क्या लेते हैं, खून लेते हैं शरीर से, जानवर हो चाहे इंसान हो, मनुष्य हो, उनका दोनों का, तो ये तो खून लेते हैं, इनका आहार हो जाता है, इनका पेट भरता है, इनको लाभ मिलता है। लेकिन जो मनुष्य है या जानवर है उनको नुकसान होता है, उनको हानि पहुंचती है, इनसे बीमारी भी हो सकती है, और एक तो उसका ब्लड भी जा रहा है, खून भी जा रहा है, ये ले रहे हैं खून, तो उसको हानि हो रही है। तो परजीविता में एक जीव को लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि होती है, और लाभ भी किसको होता है, जो परजीवी होते हैं उनको लाभ होता है। नेक्स्ट है मृतोपजीवी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मृतोपजीवी, इसमें केवल एक ही होता है और उसे ही लाभ होता है, जैसे गिद्ध, कौवा, जीवाणु, कवक आदि। ठीक है, मृतोपजीवी वो होते हैं जो मृत जंतुओं पर जो निर्वाह करते हैं, वो मृतोपजीवी होते हैं। तो इसमें एक को ही लाभ होता है। लाभ किसको होता है, जो ये गिद्ध, कौवा, कवक, जीवाणु है, इनको लाभ होता है, और जो दूसरा है कोई होता ही नहीं है, क्योंकि वो मृत होता है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे लाभ हानि में, क्योंकि वो तो मृत है। चाहे वो जंतु हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हों, तो मृत हो जाते हैं। जो मृत हो जाते हैं वो जो है उनका आहार, वो जो मृत चीज़ें हैं, जंतु या पेड़ पौधे, वो आहार किसका है, गिद्ध, कौवा, जीवाणु, इनका आहार है, तो इनका लाभ होता है, और उसको ना लाभ है ना हानि। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, वो जब मृत है तो उसमें कोई काउंट नहीं करेंगे लाभ हानि में। तो मृतोपजीवी में एक जीव को लाभ होता है और दूसरा जो होता ही नहीं, क्योंकि वो मृत होता है। और मृतोपजीवी किसको कहते हैं, गिद्ध, कौवा, कवक, जीवाणु, ये सब मृतोपजीवी में आते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आहार श्रृंखला। देखते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला का जो कल वीडियो मैंने अपलोड किया है, यही वीडियो मैंने कल भी अपलोड किया था। इसमें ऊपर नीचे कुछ लाइंस हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में लाइंस ऊपर नीचे कुछ हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, इसलिए वही वीडियो आज फिर से अपलोड करें ठीक करके। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी मिस्टेक रह सकती है, इसलिए आपको वो मिस्टेक दूर होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आहार श्रृंखला जो है, इसके मुख्य प्रमुख जो है स्रोत क्या है, तो वह सूर्य है। आहार श्रृंखला का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। ये इंपॉर्टेंट है कि आहार श्रृंखला का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वह सूर्य है। तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के भाग कितने हैं, 3 भाग हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ध्यान रखिएगा, आहार श्रृंखला को 3 भागों में, 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पाद में कौन आता है, उत्पाद स्वपोषी होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो स्वपोषी जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं, और स्वपोषी कौन, स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं। तो पेड़ पौधे किस में आए, उत्पाद में आए। ध्यान रखिएगा ये चीज़ बिल्कुल, कि उत्पाद स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे किस में आए, उत्पाद में आए, यानी वो उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। इसकी 3 श्रेणियां हैं, इसी में कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इस पर ध्यान दीजिए। उपभोक्ता जो है उसकी 3 श्रेणियां हैं। उपभोक्ता की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं, जो उत्पादक यानी स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। वो जो होते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता होते हैं, ये शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, चूहा, हिरन। तो ये सब चीज़ें जो शाकाहारी होती हैं, ये होती हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता वो होते हैं जो मांसाहारी जीव आते हैं इसमें, जो जिनका आहार कौन होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं वो होते हैं द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में आते हैं। इनमें मांसाहारी जीव ही आते हैं, जैसे मेंढक, मछली आदि। ठीक है,
मतलब सीधी बात यह है कि द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, जो उनका आहार उन्हीं पर आश्रित होते हैं, जो वो होते हैं द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? खरगोश, गाय, बकरी, चूहा, है ना। तो इस तरह के जो हैं शाकाहारी वो प्रथम श्रेणी के हो गए, जो इन पर निर्भर है, जो इन पर आश्रित हैं, वो हो गए द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, जैसे मेंढक, मछली आदि। तो ये हो गए द्वितीय श्रेणी के। अब तृतीय श्रेणी में कौन आते हैं? तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, इसमें मांसाहारी और सर्वाहारी जीव आते हैं। कौन आते हैं तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में? जो मांसाहारी हों, यानी कि जो सेकंड वाले पर, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता पर जो निर्भर होते हैं, जो आश्रित होते हैं, वो होते हैं तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में। और इसमें कुछ सर्वाहारी जीव भी आते हैं, जो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं, तो वो आते हैं तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में, जिनको सर्वाहारी बोलते हैं। यानी शाकाहारी भी होते हैं वो और मांसाहारी भी होते हैं। तो सर्वाहारी व तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में आए, और इसमें मांसाहारी जीव भी आते हैं। मांसाहारी द्वितीय में भी आए थे और तृतीय में भी आते हैं, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग है। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता जो हैं वो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, तो वो मांसाहारी वो भी होते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो सेकंड वाले पर, यानी द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ सर्वाहारी जीव भी आते हैं, जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, वो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में आते हैं। तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में भी मांसाहारी आते हैं और इसमें सर्वाहारी जीव भी आते हैं, जैसे शेर, भालू, गिद्ध, मनुष्य, तिलचट्टा, ये सब चीज़ें जो हैं तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में आती हैं। यानी ये सर्वाहारी भी हैं, और इनमें कुछ जैसे शेर है ये मांसाहारी है, मनुष्य है, तिलचट्टा है, ये क्या है? ये सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जीव तृतीय श्रेणी में आते हैं। द्वितीय में सिर्फ मांसाहारी आते हैं और प्रथम में शाकाहारी जीव आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब घटक देखते हैं। अब घटक, इसमें मृतोपजीवी जीव और सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिनको जो ऐसे आँखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी, वो जीव आते हैं अपघटक में। इसमें मृतोपजीवी जीव और सूक्ष्मदर्शी जीव ही आते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। तो अपघटक वो होते हैं जैसे कोई चीज़, कोई पेड़ पौधे हैं या जंतु है, वो मर गए हैं, बिल्कुल मतलब उनका बिल्कुल मर गए हैं, सब कुछ डैमेज हो चुका है, तब वो जो उनके अवशेष होते हैं, बिल्कुल जो सबसे लास्ट की प्रक्रिया होती है, तो वो होते हैं अपघटक का आहार। अपघटक मृतोपजीवी जीव होते हैं, इसमें सूक्ष्मदर्शी जीव ही आते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। तो जैसे गिद्ध है, चील है, बाज है, इनको भी जब ये मर जाते हैं तो इनको भी सूक्ष्मदर्शी जीव ही आहार होते हैं, वो जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी जीव का आहार होते हैं। तो सबसे लास्ट में जो अपघटक होता है, इसमें आते हैं कवक, जीवाणु आदि, यानी सूक्ष्मदर्शी जीव ही आते हैं अपघटक में, और इनको मृतोपजीवी जीव भी कहते हैं। चलिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के इस पूरे चक्र को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे जो उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो उत्पाद में आ गए पेड़ पौधे। देखिए, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक के इस पूरे चक्र को, यानी चक्र क्या हुआ? उत्पादक में कौन आया? पेड़ पौधे। उपभोक्ता में जो 3 चरण हैं, तो देखिए उत्पादक में पेड़ पौधे आए, और पेड़ पौधों को किसने खाया? मान लीजिए बकरी ने खाया, ठीक है। फिर उसमें मान लीजिए अलग अलग श्रेणियां हैं, फिर शेर ने खा लिया, इस तरह से वो, तो यहाँ ठीक है उपभोक्ता हो गया। फिर उपभोक्ता में जो मान लीजिए बकरी ने ये पेड़ को खाया, ठीक है, और फिर जो वो मर गई, फिर उसका आहार को क्या हो गया? अपघटक का आहार हो गया वो। तो ये जो पूरा चक्र है, इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल भी कहते हैं इस पूरे चक्रण को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पिरामिड के बारे में। तो स्थल का जो आहार श्रृंखला का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है और उत्पाद को हमेशा नीचे रखा जाता है। देखिए, ये जो पिरामिड है ये सीधा पिरामिड है, और ये स्थल का जो है पिरामिड है, क्योंकि इसके जो इस तरह से होते हैं। यहाँ पर उत्पाद होते हैं नीचे, फिर बीच में होते हैं उपभोक्ता, और सबसे ऊपर होते हैं अपघटक। तो सबसे नीचे उत्पाद को क्यों रखा जाता है? क्योंकि स्थल का जो वो है ना पिरामिड, देखिए
ये जो स्थल का पिरामिड है इसमें सबसे नीचे जो है ये कवर, क्योंकि उत्पादक हमेशा नीचे होते हैं, चाहे वो पिरामिड जो उल्टा हो चाहे वो सीधा पिरामिड हो, उत्पादक हमेशा नीचे होता है, बीच में उपभोक्ता होते हैं और सबसे ऊपर पिरामिड में अपघटक होते हैं। चाहे वो उल्टा पिरामिड हो चाहे वो सीधा पिरामिड हो, तो सबसे नीचे उत्पाद ही रखे जाते हैं, यानी उत्पादक रखे जाते हैं। तो जब सबसे नीचे उत्पाद में कौन आता है, पेड़ पौधे आते हैं। तो स्थल में यानी ज़मीन में पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, यहाँ पेड़ पौधे नहीं ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि स्थल यानी ज़मीन पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। सागर या मरुस्थल में पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं। सागर में पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे या स्थल में ज़्यादा होंगे। तो जब स्थल का पिरामिड सीधा होता है तो पेड़ पौधे ज़्यादा कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे। तो उत्पाद कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो स्थल का आहार श्रृंखला का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, और जो मरुस्थल होते हैं, सागर होते हैं, उनका पिरामिड जो है हमेशा उल्टा बनता है। देखिए इस तरह का ये पिरामिड जो है ये इस सागर या मरुस्थल का पिरामिड है, जो कि उल्टा बनता है। और जैसे कि पहले बताया उत्पाद हमेशा नीचे होता है, तो यहाँ पर देखिए कम पेड़ पौधे होंगे। उत्पाद में कम पेड़ पौधे, उत्पाद क्योंकि पेड़ पौधे आते हैं तो यहाँ उत्पाद हमेशा नीचे होता है, तो यहाँ पर उत्पाद में पेड़ पौधे कम होंगे। क्यों? क्योंकि सागर और मरुस्थल में पेड़ पौधे कम होंगे। और वहाँ क्या चीज़ ज़्यादा होगी, देखिए सबसे कम पेड़ पौधे होंगे, फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि बीच में हमेशा उपभोक्ता होते हैं, तो उपभोक्ता उससे ज़्यादा होंगे थोड़े। और सबसे ज़्यादा कौन होगा, अपघटक क्योंकि सबसे ऊपर रखे जाते हैं, चाहे वो उल्टा पिरामिड हो चाहे वो सीधा हो, तो अपघटक यहाँ सबसे ज़्यादा होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, सागर में या मरुस्थल में अपघटक जो होते हैं, कवक, जीवाणु, ये सबसे ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पर इनका एरिया जो है ज़्यादा होता है, तो इसलिए सागर या मरुस्थल का जो पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा होता है, और स्थल का पिरामिड सीधा होता है। और उसको रखते किस क्रम से, सबसे नीचे उत्पाद को रखते हैं, चाहे वो पिरामिड उल्टा हो या सीधा हो। तो सबसे नीचे उत्पाद को रखते हैं, फिर बीच में उपभोक्ता को, और सबसे ऊपर अपघटक को रखते हैं। चलिए अब देखते हैं 10% का नियम। 10% का नियम या 10% का नियम इसको कहें, या लिंडमान का नियम कहें, एक ही बात है। लिंडमान का नियम अगर आ जाए तब भी यही नियम है 10% का नियम, और 10% का नियम आ जाए तब भी यही नियम है। 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमान ने दिया था। और लिंडमान अगर आ जाए कि लिंडमान का क्या नियम है, तो 10% का नियम है, इस तरह से। तो यह नियम है क्या, इसमें क्या होता है, देखिए इनके अनुसार ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में मात्र 10% ही जाती है। समझिए इस बात को कि इनके अनुसार जो ऊर्जा है, जैसे सूरज से जो 100% ऊर्जा मान लीजिए निकल रही है, तो सबसे पहले कौन लेगा सूरज की ऊर्जा, उत्पादक लेते हैं। तो उनमें कितनी परसेंट ऊर्जा गई, 10% गई। इस नियम के अनुसार सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक को मिलती है। देखिए, क्योंकि सीधे सूर्य की ऊर्जा सबसे पहले उत्पादक ही लेते हैं, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिली, उत्पादक को मिली। और कितनी मिली, क्योंकि इनके नियम के अनुसार 10% ही मिलती है। ठीक है, फिर क्या होता है, सबसे कम उससे कम उपभोक्ता को मिली, और उसमें भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता में 10% जो है कम होती जाती है। इस तरह से सबसे लास्ट में कौन आया, अपघटक, और अपघटक को सबसे कम ऊर्जा मिलती है। तो देखिए, जैसे सूरज से 100% ऊर्जा निकली, सूरज से 100% ऊर्जा निकली, और उसको पेड़ पौधों ने लिया 10%। फिर उस पेड़ को बकरी ने खाया, तो पेड़ को जो 10% मिली है, फिर उसको जो बकरी ने खाया उसका भी 10% कम होकर उस बकरी को मिला। फिर उस बकरी को मान लीजिए शेर ने खा लिया, तो उसका भी 10% और कम हो गया, उस शेर को मिला। मान लीजिए शेर मर गया, तो उसको जो गिद्ध और कौवा ने खाया उसका भी 10% कम हो गया, उनको मिला। फिर जो सबसे लास्ट में मान लीजिए गिद्ध है, कौवा, ये भी मर गए, तो उनको जो अपघटक जो होते हैं, जीवाणु वगैरह, इन्होंने खाया, तो उसका भी 10% उनमें हो गया। इसलिए सबसे लास्ट में अपघटक को सबसे कम ऊर्जा मिलती है, और 10% जो ऊर्जा होती है वो कम होती जाती है। यही लिंडमान का नियम है, और यही 10% का नियम है। आई होप समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।